ये पुस्तक लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? प्रेरणा तो बचपन से ही थी कि कुछ ना कुछ लिखूं, कुछ ना कुछ करूं, कुछ ऐसा करूं जो समाज के लिए भला हो, कुछ ऐसा करूं कि मेरी मुस्लिम कम्युनिटी की बेटियों के लिए भला हो, कुछ ऐसा करूं कि इस देश की सभी बेटियों के लिए भला हो जाए। तो आपने देखा होगा कि हमेशा मैं ह्यूमैनिटी पर बहुत बात करती हूँ, हमेशा मैं लव जिहाद को रोकने की बात करती हूँ, हमेशा मैं ट्रिपल तलाक को और पॉलीगेमी, निकाह मसला, तो ऐसी चीज़ों से और जिस तरीके से ह्यूमैनिटी कहीं ना कहीं दूर जाती जा रही है और एक वेस्टर्न कल्चर कहीं ना कहीं अडाप्ट कर रहे हैं भारत के युवा पीढ़ी, तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे एक ऐसी पुस्तक लिखनी चाहिए जो सोशल सर्विस को दिखाए, जो ह्यूमैनिटी को दिखाए और दोबारा हमारे युवाओं को अपनी प्रथाओं से और अपनी सभ्यता से जोड़े। इस पुस्तक को लिखने में क्या क्या कठिनाइयों को आपको सामना करना पड़ा कि आप जब लिखते हो कई लोग फोन कॉल भी आए होंगे जिस तरह से आप ये बात बोलते हैं? नहीं, जब लिख रही थी तो किसी को तो पता नहीं था कि मैं कुछ लिख रही हूँ। इसके बाद भी मेरी एक बुक आने वाली है, मुस्लिम बेटी की पुकार। तो जब लिख रही होती हूँ तो किसी को पता नहीं होता है, लेकिन मेरे मैं एक्चुअली बेबाक नहीं बोलती हूँ। आई कांट से कि मैं बेबाक बोलती हूँ। यहाँ पर कितने पत्रकार हैं जो मुझे जानते हैं, जो मुझे रोज़ बैठाते हैं अपने पैनलिस्ट एज अ पैनलिस्ट। मैं बेबाक नहीं बोलती हूँ, बहुत फैक्ट को बहुत क्रिस्टल क्लियर बोलती हूँ। जो भी चीज़ें फैक्ट होती हैं, जो संवैधानिक होती है, जो बिल्कुल वाइट को वाइट और ब्लैक को ब्लैक बोलने की मेरी आदत हमेशा से रही है। तो आपको तो पता ही है कि 8 सितंबर 2024 में पश्चिम बंगाल में मॉब लिंचिंग हो रही थी मेरी। उसके बाद फिर अभी मैं कुंभ गंगा स्नान करने जा रही थी और रमज़ान का महीना था, तो वहाँ पर भी अटैक हुआ। और ऐसी धमकियाँ तो रोज़ 200 मिलती हैं, लेकिन अगर संकल्प आपका बड़ा होता है, अगर आपके अंदर जोश होता है और मातृभूमि के लिए प्यार और श्रद्धा होती है और अपने राष्ट्र के लिए डेडिकेशन नहीं डिवोशन होता है, तो आप फिर इन सब चीज़ों से बिल्कुल परे हो जाते हो। आपका लक्ष्य बहुत क्रिस्टल क्लियर होता है कि अपनी मातृभूमि के लिए मर मिट जाना। तो बस ठीक है, मरेंगे तो मरेंगे, एक जान है, अल्लाह लेगा या अल्लाह का बंदा ले लेगा। मैंने बुक लिखे हैं, कितने भाषा में है? अभी तो सिर्फ हिंदी में है। हाँ, क्या आने वाले टाइम में इंग्लिश या उर्दू भी? हाँ, नहीं, इंग्लिश तो ज़रूर होगा, लेकिन मेरी जो बुक आ रही है बेटी की पुकार, वो अरबी, पर्शियन, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, और इसको भी मैं चाहूँगी कि मैं उर्दू में करूँ ताकि जो मुस्लिम समुदाय है वो उर्दू में पढ़ सके इस किताब को। सुनील सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस पुस्तक के बारे में? देखिए, ये पुस्तक जो है क्या है, ये एकल जो है एक मौन क्रांति है। अभी तक काफ़ी क्रांति हुई हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई, इसके बाद 17वीं शताब्दी में हुई फ्रेंच रिवॉल्यूशन। 19वीं शताब्दी में आप देखें रशियन रिवॉल्यूशन हुई, चाइनीज़ रिवॉल्यूशन हुई। तो इनमें बहुत मारकाट हुई, बहुत लोग परेशान हुए, बहुत लोग बर्बाद हुए। लेकिन ये जो एकल है, एक ऐसी क्रांति है जिससे करोड़ों बच्चे, उनको इस तरह की शिक्षा मिल रही है जो अदरवाइज शिक्षा से वंचित ही रह जाते। तो ये एकदम वंचित समाज है। ऐसे लोग, आदिवासी लोग, बच्चे, वनवासी बच्चे, नक्सलवादी क्षेत्रों के बच्चे, मार्क्सवादी क्षेत्रों के बच्चे, हिली एरियाज़ के बच्चे, बॉर्डर एरियाज़ के बच्चे, जो एकदम वंचित और पिछड़े समाज से हैं। तो ऐसे करोड़ों जो बच्चे हैं उनको शिक्षा मिल चुकी है। इसके अलावा लाखों लोगों को, लाखों बच्चों को, लाखों बड़े बच्चों को आप ये देखिए स्किल एजुकेशन मिल चुकी है। हमारी कंप्यूटर की बसें होती हैं जो गांव-गांव जाती हैं, 2 घंटे के लिए जाती हैं। ये सोलर एनर्जी से चलती हैं। 10-12 कंप्यूटर लगे रहते हैं एक बस के अंदर। इसके अलावा हमारे सिलाई सेंटर्स हैं लेडीज़ के लिए, इसके बुनाई सेंटर्स हैं। इसके अलावा हमारा कारपेंट्री सिखाने का, इलेक्ट्रीशियन सिखाने का, प्लम्बिंग सिखाने का, खेती को कैसे बढ़ाएं, ऑर्गेनिक खेती कैसे करें, किसान अपनी आय को 3 गुना कैसे बढ़ाएं, इस तरह के काफ़ी सारे कार्यक्रम हैं। तो ये एक मूक क्रांति है। और अभी ये जो है
नाजिया जी जैसे लोग, आप जैसे लोग, ये एक हमें एक जनरल क्रांति धीरे धीरे बन जाएगी। राजेश सर, आपसे एक सवाल है कि जो पुस्तक छपी है अब लोगों जनता तक कैसे पहुंचेगी, कहाँ उपलब्ध होगी, थोड़ा सा बता सकें? ये बुक तो अवेलेबल होगी, हर जगह होगी, और ये आपको इंटरनेट पे भी मिलेगी, ऑनलाइन भी मिलेगी, और ये बुक शेल्फ जैसी आम बुक मिलती हैं वैसे मिलेगी। लेकिन ये आम बुक नहीं है, इस बुक का हर पन्ना किसी की जीवनी है। आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि नेक्सलिस्ट, उसमें हमारे एक मेंबर ऐसे हैं जो नेक्सलिस्ट थे, वो उनके साथ थे, कई महीने उन्होंने बिताए उनके साथ, सीखा, उनको हर चीज़ आती है करनी, तो छोड़ के नेक्सलिस्ट थे, एकल की में आगे जुड़ गए। कितने गांव थे जहाँ पर के गांव जो नेक्सलिस्ट भी हो गए, उसका कारण एकल था। तो आप अगर उस किताब को देखेंगे, उस किताब में हर पन्ने के अंदर किसी न किसी की जीवनी है, कोई स्टोरी नहीं है, किसी ने अपनी मर्जी कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस है उसके अंदर। मैं आपको बताता हूँ चिंगारी से कैसी उठी थी। आप किताब पढ़ेंगे तो आज से 40 साल पहले हमारे डॉक्टर पोपली हुआ करते थे, जो अमेरिका के अंदर न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, और वो उनके मन में आया कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मेरा देश वहाँ पर, अभी देश की ज़रूरत है मेरी। तो वो अपने देश वापस आ गए, छोड़ के वहाँ पर, और गांव में आके गांव की तरह रहने लगे। फिर वहाँ पर उन्होंने देखा कि यहाँ तो बहुत गरीबी है, उसको कैसे उठाएं। तो उन्होंने फिर सोचा कि कैसे स्कूल को बनाया जाए जो खेले कूदे, और वो खेल कूद में ही बच्चों को सिखाना चाहते थे, जिसका आधार बना एक स्कूल, एक टीचर, एक गाँव के अंदर, ये एकल बना। आप किताब पढ़ेंगे तो आपको हर पन्ना नहीं, हर शब्द आपको किसी न किसी का एक्सपीरियंस मिलेगा, ना कि वो स्टोरी मिलेगी। जरूर पढ़िएगा, ये वाकई किताब नहीं है, ये क्रांति है, और हिंदुस्तान में नहीं, इसी का ये जो तरीका है काम करने का, एकल का, इसकी ज़रूरत पूरे हिंदुस्तान को नहीं, पूरे वर्ल्ड को है। ये जितनी अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, एक दिन इसको भी अडॉप्ट करने की वजह से यूपीआई बाहर चला गया। नहीं, हम कोशिश करेंगे कि मदरसों के अंदर भी जाए, हम पूरी कोशिश करेंगे। इट्स अ ह्यूज ना, आप जब तक पढ़ेंगे नहीं है। एक सवाल कि इतने सारे ज्वलंत मुद्दे देश में हैं, उस बीच एकल के ऊपर पुस्तक लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? देखिए, इतने सारे ज्वलंत मुद्दों के बीच में ही मैंने ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट में दिल्ली आने से पहले टीपू सुल्तान मस्जिद के ऊपर केस कर दिया है कि मुग़ल आक्रांताओं के नाम से मस्जिद नहीं होनी चाहिए, अल्लाह के नाम से होनी चाहिए, प्रॉफिट के नाम से होनी चाहिए। तो जब हम एक टीम बन करके काम करते हैं तो काम बहुत सारा एक साथ हो जाता है। एक तरफ मैं कलकत्ता में सिर्फ मात्र 2 दिन थी, वहाँ पर मैंने अपना काम कर लिया, फिर मैं यहाँ आई, यहाँ पूरी टीम सब कुछ रेडी था, यहाँ पर मैंने इनॉग्रेशन किया। अब मैं इसके बाद मध्य प्रदेश जा रही हूँ, वहाँ रामनवमी की यात्रा निकालने जा रही हूँ। तो जब हम टीम मिल करके काम करते हैं, जैसे हमारे योगी जी ने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। तो जब हम एक हो रहे हैं तो हमारी मातृभूमि कितनी स्ट्रांग हो रही है, हम सबको समझ पा रहे हैं और सबको बढ़ा पा रहे हैं। तो जितने भी ज्वलंत मुद्दे रहें, मेरा जो लीगल काम है वो मैं करती रहूँगी, मेरा जो इंटेलेक्चुअल का काम है वो मैं करती रहूँगी, और लोगों तक अपने विचारधारा को पहुँचाने के लिए मैं वो अपने उस काम को भी कंटिन्यू रखूँगी। नाज़िया जी, आपकी भाषा शैली बहुत प्रखर है, आप बहुत तीखा बोलती हैं। इस पुस्तक में किस तरह की भाषा शैली आपने इस्तेमाल की? कई युवा भी पढ़ेंगे तो उनको क्या प्रभाव मिलेगा इस पुस्तक को पढ़ के? एक माँ की तरह जिन भाषाओं का इस्तेमाल किया है, उसमें एक माँ दिखेगी, एक बेटी दिखेगी, एक बहन दिखेगी, भारत की एक बेटी दिखेगी, भारत की एक नारी दिखेगी, और जितने भी स्टोरीज़ उसमें दिए गए हैं, जो कहानियाँ दी गई हैं, भाई साहब ने बताया है आपको, क्योंकि उन्होंने पढ़ा है उसमें, क्योंकि मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, मात्राएं अभी भी गलत होती हैं, तो इन लोगों ने ही उसको करेक्शन किया था। तो विचारधारा मेरी ज़रूर है, पर करेक्शन इन दोनों का है। तो हर एक की ओरिजिनल जीवनी को उठा करके उस पर लिखने की कोशिश की गई है। तो जाहिर सी बात है कि उसमें इमोशन भी होगा, और उसमें प्यार भी होगा, उसमें आंसू भी होगा, उसमें दर्द भी होगा। और देखिए, इसको मैं थोड़ा सा क्या करूं, सही से मतलब इसको डेफिनेटली ले लो, क्या इतनी भी कड़ा मेरी शब्दावली नहीं होती है, बस बात इतनी होती है कि प्रखर होकर के बोलना कभी कभी बहुत ज़रूरी होता है। इस देश के लोकतंत्र के मंदिर में फ़लस्तीन का जिंदाबाद अगर कोई करेगा तो मैं बोलूँगी। इस देश के लोकतंत्र के
मंदिर में अगर शरिया की कोई बात करेगा तो मैं प्रखर अंदाज में ही बोलूँगी। अब इसके लिए कोई मुझे हार्श बोले या जो कुछ चाहे बोले, बट जो भी बोलती हूँ वो समाज के शब्दों के दायरे में बोलती हूँ और अंडर द बैरिकेड ऑफ लॉ बोलती हूँ। अगर मेरी शब्दावली डिफेमेटिव होती तो अब तक तो मेरे पास करोड़ों डिफेमेशन के नोटिस आ चुके होते, पर भगवान राम का बहुत शुक्र है कि एक भी नहीं आया है। कीर्ति भाई जी, आपकी भूमिका क्या रहने जा रही है? हम सब लोग यहाँ पे सहयोग के लिए हैं। यहाँ पे जैसे नाजिया जी ने बोला कि हम लोग बेसिकली जो रिसर्च वर्क है, जो एकल का कंटेंट है, तो नाजिया जी की हमने उसमें हेल्प की है सहयोगी के रूप में। हम उनकी टीम है पूरी हम तीनों की, तो उनको हमने एकल क्या है, एकल के बारे में जो भी उनको रिसर्च चाहिए था, कुछ फैक्ट्स चाहिए था, जो डाटा चाहिए था, वो सब हमने उनको प्रोवाइड किया। सर, आप पूरा मैनेजमेंट देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्यों ये बुक एकल के अलावा भी पढ़नी चाहिए, क्या ऐसा संदेश जा रहा है स्कूल के जरिए? सुनिए जी, साथ में ये भी जोड़ दीजिएगा कि ये मंच कितना प्रभावशाली होगा इसको लॉन्च करने के लिए। देखिए, ये किताब, जैसे किताब का नाम है एकल एक क्रांति, तो ये क्या है, ये जो लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं, एकल का प्रभाव क्या है, किस तरह से लोगों के जीवन को बदला है इसने, किस तरह से बच्चों के जीवन को बदला है और वो अच्छे नागरिक बने हैं, बड़े बड़े व्यक्ति बन गए हैं आज। तो इसका जो प्रभाव है, इसमें एकल को प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति द्वारा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। इसकी जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल यूएस से, उसने सराहा है इसको। IIM की स्टडी इसमें हो चुकी है, इसमें टाटा की स्टडी हुई है। तो ये जो सारी स्टडीज़ हैं, इसमें एकल को सराहा गया है। ये ऐसा नहीं है कि हम इसका वो कह रहे हैं। अभी जैसे नाजिया जी हैं, नाजिया जी ने एकल के बारे में जाना, फिर इससे जो है ये इम्प्रेस हुई और फिर ये इन्होंने किताब लिखी। मतलब ये रिसर्च, ह्यूज रिसर्च और सच्ची स्टोरी पर निर्धारित ये पूरी किताब लिखी गई है। इस कथा के मुख्य सूत्रधार जिन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारी ली और देश के कोने कोने से गणमान्य लोगों को एकत्रित किया और हिंदू सनातन धर्म को मजबूत कर रहे हैं, सुभाष अग्रवाल जी की हम बात करें, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज अगर हिंदू सनातन धर्म और मजबूत हो रहा है तो बहुत बड़ा योगदान और अपना जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा इन्होंने योगदान किया है। क्या कहना चाहेंगे सुभाष अग्रवाल जी? कार्यक्रम सफल रहा, देश के कोने कोने से गणमान्य लोग आए, आपको आशीर्वाद भी मिल रहा है, क्या कहना चाहिए? 25 साल पहले जब हमारे अशोक सिंघल जी मुख्य और अपने तोगड़ जी आए, उन्होंने ये बताया कि भाई हमें नॉर्दर्न इंडिया में भी भारत एकल विद्यालय के लिए जिम्मेवारी लो। मैं और लक्ष्मी जी हम कनाट पे ऑफिस में थे, उनको सुनकर के हमारे मन में आई कि हमें ये काम करना चाहिए, क्योंकि अभी 6 लाख गांव में ऐसे है जहाँ की हमें ये एकल विद्यालय खोलने हैं। अभी हम 1 लाख तक पहुँचे और इस कथा का भी यही मेन कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अभी कथा के माध्यम से उम्मीद है कि हम 25 से 30 हज़ार स्कूल तक पहुँचेंगे। आज किसका धन्यवाद करना चाहेंगे? आज किसका धन्यवाद करना चाहेंगे आप? आज श्री राम जी का ऐसे धन्यवाद जिनकी वजह से आज इतना हमारे पास सभी संत लोगों का आशीर्वाद, भाई जी का आशीर्वाद और दानदाताओं का आशीर्वाद मिल रहा है। कब और कहाँ कथा देखने को अब मिलेगी? कब और कहाँ कथा किस स्थान पर देखने को मिल सकती है? अभी इसके बाद तो भाई जी की कथा उत्तराखंड में है, उत्तरकाशी में है 21 अप्रैल से। चलिए, हमारे मीडिया के माध्यम से देश की युवा बेटी और युवा जनरेशन को क्या संदेश देना चाहिए? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि सभी युवा लोग जो है, बच्चे एजुकेशन पे ध्यान देवे, एजुकेशन में पूरी तरह ध्यान देवे और युवा बच्चे अपनी गलत आदत को छोड़े, ये हमारा मैसेज है। सुभाष अग्रवाल जी ने कह दिया है, इस कथा में यूथ तो आ ही रहा है और बच्चे भी आ रहे हैं। बच्चे अक्सर मोबाइल की दुनिया में रहते हैं, लेकिन यहाँ आपको बच्चे भी देखने को मिलेंगे, कथा सुन रहे हैं और उनकी बातों पे वो अमल कर रहे हैं।
तो सुभाष अग्रवाल जी के साथ सनसनी खड़ा है कंधे से कंधा मिलाकर। फिलहाल के लिए इतना ही। जय श्री राम। एक उद्देश्य और है जी। हमारा कि अभी जो अप टू 4th क्लास तक की एजुकेशन हम एकल विद्यालय के माध्यम से दे रहे हैं, और उस ऊपर भाई जी भी आज आगे चल के 10,000 बच्चों को 12वीं क्लास तक पढ़ाने का उन्होंने संकल्प लिया है। अभी 4,000 बच्चे तो फिलहाल उनके यहाँ पढ़ रहे हैं 3 जगह गुजरात में। ये महान कार्य सिर्फ सुभाष अग्रवाल जी कर सकते हैं। धन्यवाद।